हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ASR बायोलॉजी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में, मियोसिस 1 के बारे में। और मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड उसके बाद जो होता है मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2, लेकिन प्रोफेज 1 के बारे में हम लोग इसमें डिटेल्स पढ़ेंगे। प्रोफेज 1 में ये लॉन्गेस्ट फेज होता है और मोर कॉम्प्लेक्स है रेदर दैन माइटोटिक प्रोफेज। यानी माइटोटिक प्रोफेज में जितना ड्यूरेशन लगता है उससे ज़्यादा ड्यूरेशन इस प्रोफेज 1 में होता है जो मियोसिस 1 का है। और ये 5 डिफरेंट सब स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिसमें पहला है लेप्टोटीन। और लेप्टोटीन में होता कौन कौन सा इवेंट्स है वो देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम जितने भी होता है सेल के अंदर वो एक अटैचमेंट प्लेट के पास में अटैच्ड होता है आकर के और बुकी लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है। तो ये जितने भी क्रोमोसोम एक सेल के अंदर होगा वो सभी एक दूसरे से ऐसे उसका क्रोमैटिड्स ऐसे अटैच्ड होगा और इस अटैचमेंट प्लेट्स के साथ जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में है, और वहाँ पर अटैचमेंट प्लेट बनता है जहाँ पर सेंट्रियोल है। तो इस सेंट्रियोल के पास में जो अटैचमेंट प्लेट है उसके साथ ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होगा और ये बुकी लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, और ये सारे क्रोमोसोम्स हैं जो अटैचमेंट प्लेट से अरेंज होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टेज में क्या क्या इवेंट्स होता है। ऑल क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टुगेदर इन बुकी फॉर्म। दूसरा, जब ये बुकी फॉर्म में होगा तो विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। ये विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। और जब ये विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप में है, जब देखते हैं कि ये किस तरीके का दिखता है, तो इसके जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उसमें कंडेंसेशन यानी वो डेंस होता चल जाता है, जिसे कॉम्पैक्शन कहते हैं। और कॉम्पैक्स थ्रू आउट लेप्टोटीन स्टेज में कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ कॉम्पैक्शन कंटिन्यूज इन क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। पूरे लेप्टोटीन में ये कॉम्पैक्शन कंटिन्यू होता है। कभी कभी ये इस क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोम जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोमियर के फॉर्म में, यानी क्रोमैटिन जो होता है वो क्रोमोमियर के फॉर्म में अपीयर होता है। इस स्टेज में क्रोमोमियर की तरह दिखेगा सभी क्रोमोसोम पर। तो ये लेप्टोटीन स्टेज में सारे इवेंट्स हमने देखा। जाइगोटिंग या जाइगोनिमा जिसको हम लोग कहते हैं, जाइगो का मतलब होता है पेयरिंग। यहाँ जाइगो का मतलब पेयरिंग, अनिमा मतलब थ्रेड हो गया। यानी ये जो क्रोमोसोम थ्रेड के रूप में जो दिख रहा है, यहाँ पर ये ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, यानी क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में होगा। लेप्टोटीन में जिस तरीके का दिखेगा उससे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में यहाँ क्रोमोसोम दिखता है। और ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ आता है, जिसको हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सिनैप्सिस। यहाँ पर सिनैप्सिस होगा और सिनैप्सिस का मतलब हुआ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, सिनैप्सिस ऑफ क्रोमोसोम। और इस सिनैप्सिस को यानी पेयरिंग करने में, और पेयर वो क्रोमोसोम होता है जो होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मीनिंग हुआ अगर ये फादर का क्रोमोसोम है और एक मदर का क्रोमोसोम है और दोनों क्रोमोसोम कंप्लीटली आइडेंटिकल होना चाहिए। कंप्लीटली आइडेंटिकल का मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पर जो जीन लोकेटेड होगा फादर के और जिस
काम के लिए लोकेटेड होगा। जैसे अगर यहाँ पर जीन लोकेटेड है और वो जीन आई बनाने जा रहा है, तो इस मदर के इस पोजीशन पर जीन जो होगा वो भी आई बनाएगा, जैसे यहाँ पर। यानी एलिलिक पोजीशंस जो होगा वो कंप्लीटली आइडेंटिकल होगा, वही क्रोमोसोम पेयर करेगा। यानी अगर ये फादर का 11th क्रोमोसोम है, ये मदर का 11th क्रोमोसोम है, तो इसमें नंबर ऑफ जीन, पोजीशन ऑफ जीन सभी इसके पैरेलल और आइडेंटिकल होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और इन दोनों आइडेंटिकल क्रोमोसोम को एक साथ लाने का काम कौन करता है? तो ये जो देख रहे हैं लैटरल एलिमेंट्स और सेंट्रल एलिमेंट्स से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है, ये लैटरल एलिमेंट्स है। जो ग्रीन कलर का दोनों साइड दिख रहा है वो लैटरल एलिमेंट्स कहलाता है, और ये सेंट्रल एलिमेंट्स है जो बीच में ब्लैक कलर का है, और इन दोनों को जोड़ने वाला भी एलिमेंट्स होता है, उसको हम लैटरो सेंट्रल एलिमेंट्स कहेंगे। इन दोनों से बनता है एक कॉम्प्लेक्स, एक एंजाइम, एक प्रोटीन जिसको कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और इस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का काम है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर, उसे एक साथ लाना। तो इसे लिखेंगे हेल्प्स इन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये पेयरिंग में हेल्प किया, यानी दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम जो एक फादर से आएगा, एक मदर से आया, जिसमें नंबर ऑफ जीन्स, पोजीशन ऑफ जीन्स बिल्कुल आइडेंटिकल दोनों क्रोमोसोम में होगा, उसी को एक साथ लाएगा। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने एक साथ यानी सिनेप्सिस कराया, पेयर्ड किया, जिसे हम लोग कहेंगे ये इस रूप में अपीयर होगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये दिखता है बाइवैलेंट स्टेज में। ये दोनों जो बना कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम विल बी टर्म्ड एज बाइवैलेंट और टेट्राड। complexes of chromosome formed by pairing of homologous chromosomes called as bivalent or tetrad. Bivalent or tetrad chromosome. बाइवैलेंट का मतलब हुआ दो क्रोमोसोम, और टेट्राड कहेंगे नंबर ऑफ क्रोमैटिड के बेसिस पे। क्रोमोसोम दो ही होगा लेकिन क्रोमैटिड उसमें 4 दिखेगा। जैसे यहां पर अगर बना लें, ये क्रोमोसोम्स है दोनों और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहां पर एक क्रोमोसोम हुआ, ये फादर का क्रोमोसोम है यानी पैटर्नल क्रोमोसोम हो गया, और दूसरा क्रोमोसोम उस तरफ है जिसको मैटरनल क्रोमोसोम कहेंगे, और ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगा फादर के क्रोमोसोम से। ये मैटरनल क्रोमोसोम है और बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों को पेयर किया तो ये जो क्रोमोसोम अपीयर कैसा होगा, तो ये अपीयर होगा बाइवैलेंट। ये बाई मीन्स दो क्रोमोसोम, और नंबर ऑफ क्रोमैटिड अगर काउंट करें तो ये क्रोमैटिड दिखेगा 4, लेकिन क्रोमोसोम 2 ही होगा। यानी इसमें नंबरिंग अगर कर दें 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमैटिड हुआ 4 हुआ, तो इसे और हम लोग टेट्राड कहेंगे। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये दोनों भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं।
लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन हुआ? तो 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4 ये सभी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो 1 2 3 4 क्रोमैटिड है, इसलिए टेट्राड कहेंगे। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 1 और 2। टेट्राड कंडीशंस में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 ही होगा। अब एक बाइवैलेंट में 2 क्रोमोसोम, 1 बाइवैलेंट इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम्स। तो 10 बाइवैलेंट मीन्स कितना क्रोमोसोम? तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई का 2 इंटू 10 क्रोमोसोम्स मीन्स 20 क्रोमोसोम्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 10 बाइवैलेंट है उसमें कितने क्रोमोसोम होगा, तो कहेंगे 20 क्रोमोसोम्स। एक बाइवैलेंट, बाई का मतलब 2 हुआ, बाइवैलेंट का मतलब हुआ 2 क्रोमोसोम। एक बाइवैलेंट का मतलब हुआ 2 क्रोमोसोम, तो 10 बाइवैलेंट का मतलब हुआ 20 क्रोमोसोम। 100 बाइवैलेंट का मतलब 200 क्रोमोसोम्स। या क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि 200 क्रोमोसोम्स है, बाइवैलेंट कितना होगा? तो बाइवैलेंट होगा 100। अगर टेट्राड के फॉर्म में पूछे तो 1 टेट्राड इज इक्वल टू भी 2 क्रोमोसोम्स, या इसको हम लोग 1 टेट्राड इज इक्वल टू भी लिखेंगे तो भी 2 क्रोमोसोम होगा। तो अगर 10 टेट्राड है तो भी 20 क्रोमोसोम्स होगा। ये ज़ाइगोट स्टेज में होगा। इस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में केमिकल जो होगा वो देखेंगे इसमें, यानी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग। और ये दोनों जो लेप्टोटीन और ज़ाइगोटीन स्टेज है ये शॉर्ट लिव है कंपेयर्ड इट विद द पैकेटीन, यानी पैकेटीन की तुलना में ये दोनों शॉर्ट लिव्ड है। और यहाँ पर क्रोमोसोम जो होगा वो उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, यानी बाइवैलेंट स्टेज उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा जितना पैकेटीन स्टेज में। पैकेटीन इससे इन दोनों स्टेज से लंबा होता है, मीन्स थोड़ा ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लेगा, और जो टेट्राड कंडीशंस है या बाइवैलेंट स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम को वो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखें पैकेटीन। एक्चुअली इस पैकेटीन स्टेज में जो होता है वो स्टेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर आप देखें कि ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ लिख दिया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इन दोनों को नज़दीक लाया था। ये स्टेज मोर क्लियरली विजिबल, जैसे ज़ाइगोटीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ज़्यादा विजिबल था, और यहाँ पर ये ज़्यादा विजिबल है, यानी जो प्रीवियस 2 स्टेजेस हैं उससे ज़्यादा विजिबल होगा। इस स्टेज में 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवैलेंट are distinct and more clearly visible। जो इसके पहले वाले ज़ाइगोटीन स्टेज में था उसमें जिस तरीके की विजिबिलिटी थी उससे ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी इन सभी क्रोमैटिड्स का या बाइवैलेंट क्रोमोसोम का जो विजिबिलिटी होगा वो ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा डिस्टिंक्ट होगा। और ये स्टेज जो है वो कैरेक्टराइज्ड बाय, ये इसका इस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का दोनों क्रोमोसोम पर, इसे हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या करेगा, ये एक एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा जिसका नाम है
रिकॉम्बिनेज, यानी ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है ये फॉर्म्स रिकॉम्बिनेज। ये रिकॉम्बिनेज है क्या और ये काम क्या करेगा, यहाँ पर देखें इस तरीके से क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो बनेगा वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बीच में डार्क कलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर आप देखें दोनों क्रोमोसोम जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, जो हमने अभी इस होमोलोगस टेट्राड कंडीशंस में या बाइवेलेंट कंडीशंस में जो क्रोमोसोम है उसमें ये स्ट्रक्चर है ऐसे। और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो ये पैटर्नल है और यहाँ पर जो क्रोमोसोम होगा इस क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे यहाँ पर है और यहाँ ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स इस साइड पे होगा ऐसे, यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम पे, इस क्रोमैटिड पे भी होगा। यानी ये दोनों क्रोमैटिड कहलाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। और दोनों क्रोमोसोम का यानी पैटर्नल और मैटरनल दोनों क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बना है उसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के पास में ये रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस है। और क्रॉसिंग ओवर ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में जो है वो बनाता है ये एंजाइम, और इस एंजाइम जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। ये डार्क कलर स्ट्रक्चर जो होता है ना, जैसे हमने ये देखा कि ये दोनों सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है और बीच में इसका ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है जिसको सेंट्रल एलिमेंट कहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ पर डार्क कलर स्ट्रक्चर, यहाँ पर डार्क कलर स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाया रिकॉम्बिनेज, और रिकॉम्बिनेज में एंजाइम्स कौन कौन सा होता है, इंडोन्यूक्लियेज। और इंडोन्यूक्लियेज का काम आप जानते हैं कि डीएनए को कट करेगा। दूसरा है अनविंडेज एंड रीएनिलिंग, इसका काम हुआ रीएनिलिंग भी जी। तो ये रिकॉम्बिनेज का कॉम्बिनेशन एंड फंक्शन है। ये यहाँ पर दोनों रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को लेकर के आएगा साथ में, और उसको कट एंड रीसीलिंग करेगा। जब कट एंड रीसीलिंग करेगा तो ये जो क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, यहाँ का सेगमेंट एक्सचेंज हो जाता है, और एक्सचेंज होने के बाद ये सेगमेंट इस तरीके से अपीयर होगा दोनों क्रोमोसोम के बीच में। यानी ये जो क्रोमोसोम है पैटर्नल क्रोमोसोम, इसका स्टैंड यहाँ पर ऐसे और दूसरा ऐसे, जिसमें यहाँ पर भी ऐसे और दूसरा ये। दूसरा जो सेगमेंट होगा वो मैटरनल क्रोमोसोम का सेगमेंट, यानी एक्सचेंज हुआ है ऐसे, ये पार्ट हो गया और यहाँ पर ये पार्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से मैटरनल वाला क्रोमोसोम में पैटर्नल क्रोमोसोम का सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ नेक्स्ट में हम लोग ये पार्ट में इस तरीके का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये और मैटरनल वाला पार्ट में हम लोग यहाँ पर ये एक्सचेंज पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज सेगमेंट जो है ये मैटरनल और पैटर्नल के डीएनए का सेगमेंट एक्सचेंज हो गया, यानी इसका सेगमेंट इस पे और इसका सेगमेंट इस पे आ गया, यानी रिकॉम्बिनेशन हुआ। और जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो इस मदर का कैरेक्टर इस वाले क्रोमोसोम में और इस फादर का कैरेक्टर इस मदर वाले क्रोमोसोम में चला गया। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना दोनों के पास में, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं काइज़मा।
इसे कहते हैं काइज़मा या काइज़माटा। ये काइज़माटा होगा। और काइज़माटा क्या हुआ, एक्स शेप्ड होता है, एक्स शेप्ड, जहां पर एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का। तो यहां एक्स शेप्ड में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहां एक्सचेंज ऑफ जीन, जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए का एक्सचेंज हुआ। और डीएनए का एक्सचेंज होने के कारण यहाँ पर वेरिएशन आ गया, यानी दोनों स्पर्म और गैमेट जो बनेगा, जो भी गैमेट है स्पर्म और ओवम, ये दोनों में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया। अब जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जब होता है तो ये वेरिएशन लाया, और वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। इसलिए कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेरिएशन होता है, और वेरिएशन इवोल्यूशन क्योर या इवोल्यूशन का रीजन होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा इवोल्यूशन का चांसेज होगा, जबकि हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता, पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र होता है। ऑफ स्प्रिंग में वहाँ पर इवोल्यूशन का चांसेस कम होता है या नहीं होता है। ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा। तो हमने देखा, ये हमने नंबर दिया था 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 में यहाँ पर 3 4 हमने इसमें सिर्फ देखा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, लेकिन ये 1 और 4 के बीच में भी हो सकता, और 1 और 3 के, यानी इस क्रोमोसोम को उठा करके यहाँ रख दें तो 1 और 3 और 2 और 4 आमने सामने होगा। उन दोनों के बीच में भी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, और ये काइज़मा का फॉर्मेशन होगा, काइज़माटा का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी एक सेप्ट स्ट्रक्चर बनेगा और जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के कारण वेरिएशंस होगा, यानी जीन में वेरिएशंस आया, वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। जो एंटायर रिएक्शंस हुआ, एंटायर स्टेप्स है, वो एंजाइम के कारण होगा। इस एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियेज एंड अनवाइंडेड डीएनए के सेगमेंट को, यानी दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करने में हेल्प करेगा, तभी ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो ये अनवाइंडेज एंजाइम है, और उसके बाद रीसेलिंग में भी मदद करेगा। दिस एंटायर प्रोसेस आर एंजाइम मेडिएटेड, इसे हम कहते हैं एंजाइम मेडिएटेड, यानी जेनेटिक वेरिएशंस जो होगा वो एंजाइम मेडिएटेड होगा। यहाँ पर एंजाइम मेडिएटेड है, मेडिएटेड। नेक्स्ट डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे पहला है कि ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, यानी डिसॉल्व हो गया, तो ये फर्स्ट फीचर है। दूसरा, यहाँ पर देखें, हमने जो सेंट्रियोल बनाया था वो सेंट्रियोल मैमेलियन सेल के अंदर, मैमेलियन जर्म सेल के अंदर वो लॉस हो जाता है या सस्पेंड हो गया, तो ये सस्पेंशन होगा। और यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म होने के कारण ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड था, जो पेयरिंग हुआ था, वो होमोलोगस क्रोमोसोम अब सेपरेट होने लगेगा। तो ये सेपरेट हो करके अलग होगा, लेकिन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट है, जहाँ काइज़मा है, वहाँ पर ये इंटैक्ट होगा, यानी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। पहला जो फीचर्स है, कैरेक्टर है, वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का खत्म होना, और दूसरा है जो सेंट्रियोल है, वो सेंट्रियोल यहाँ पर कैसा होगा, सेंट्रियोल आइदर लॉस्ट और सस्पेंडेड, यानी इसका कोई रोल नहीं रह गया। और यहाँ पर जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम है वो सेपरेट होना शुरू, यानी टेंडेंसी ऑफ बाइवैलेंट, टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन ऑफ
बाइवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम। एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर के साइट को यहाँ छोड़ दें तो बाकी सब जगह ये सेपरेट हो गया, यानी दूर हो जाता है, और यहाँ पर नहीं होगा। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट, पहला सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, दूसरा ये सेंट्रियोल या तो नहीं दिखेगा या सस्पेंडेड रहेगा, और तीसरा है कि ये जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होगा। यहाँ पर सिर्फ जो क्रॉसिंग ओवर साइट है वहाँ पर वो अटैच्ड होगा, इसलिए काइज़्मा जो होगा, काइज़्मा दिखेगा, काइज़्मा अपीयर्स और विजिबल, काइज़्माटा विजिबल होगा, ये दिखेगा। सो दिस इज द स्टेज ऑफ डिप्लोटीन। एक खास और बात, यहाँ सेंट्रियोल लॉस्ट हो गया, यानी इस स्टेज को एक नाम देते हैं डिक्टायोटिन, ये टर्म है। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज डिक्टायोटिन इफ सेंट्रियोल इज लॉस्ट। ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहेंगे, डिक्टायोटिन, यानी इसका नाम दे दे ऐसे। इफ सेंट्रियोल इज लॉस्ट, इफ सेंट्रियोल इज लॉस्ट, और ये लॉन्गेस्ट फेज है इन मैमेलियन oocyte। कुछ मैमेलियन oocytes में ये कई मंथ तक और कई साल तक सस्पेंडेड रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉन्गेस्ट सब स्टेज इन मैमेलियन oocyte it can last for several months or years तो हम लोग देखेंगे जो oocyte में फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte जो रहता है ह्यूमन फीमेल के अंदर, वो ह्यूमन फीमेल के अंदर कई साल तक, यानी 7 से 8 या 8-9 साल के बाद ये एक्टिव होता है, यानी ये लास्ट करता है 10 साल तक ह्यूमन फीमेल के अंदर। तब जाकर के फिर प्राइमरी oocyte टर्न होता है सेकेंडरी oocyte में, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो रहेगा सेकेंडरी oocyte वो ओवुलेट करता है। तो ये लॉन्गेस्ट सब स्टेज है मियोसिस 1 का, खास करके प्रोफेज 1 का। नाउ दिस डायगोनेसिस, और डायगोनेसिस जो होता है प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज है। इसमें सबसे पहला इवेंट्स जो होगा, यहाँ पर काइज़्माटा का टर्मिनलाइजेशन होगा। फर्स्ट इवेंट जो है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़्माटा, इसलिए इसे टर्मिनलाइजेशन स्टेज कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़्माटा। तो ये टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़्माटा है, और जो क्रोमोसोम होता है वो फुल्ली कंडेंस्ड हो गया। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, और मियोटिक स्पिंडल्स जो होगा वो प्रिपेयर करता है, वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसे सेपरेट करने के लिए। तो मियोटिक spindles prepare for separation of homologous chromosomes,
और यहाँ पर देखें ये दोनों क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से अलग हो गया। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सभी डिजेनरेट करेगा। सेंट्रोसोम डिवाइड होता है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रियोल्स गेट सेपरेटेड एंड स्टार्ट्स माइग्रेटिंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। और यहाँ पर ये लिखेंगे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लॉस्ट और डिजेनरेटेड, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर। तो ये प्रोफेज 1 फिनिश हुआ, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो मेटाफेज 1, यानी प्रोफेज यहाँ आकर के ख़त्म हो जाता है। मेटाफेज 1 में देखें, मेटाफेज 1 में क्या होता है, ऑल जितने भी बाइवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सभी इक्वेटर पर आकर के अलाइन हुआ, इस सेल के इक्वेटर पे। मीन्स ऑल द होमोलोगस बाइवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम विल अलाइंड एट इक्वेटर ऑफ द सेल। ऑल द bivalent homologous chromosomes aligned at equator of cells, यानी सेल्स के इक्वेटर पे अलाइन हो गया। और ये जो यहाँ पर सेंट्रोमियर है उसके ऊपर जो ये ग्रीन कलर का प्लेट है वो काइनेटोकोर कहलाता है। काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो माइक्रोट्यूब्यूल बाइंड करेगा सेंट्रियोल के साथ, इस तरफ इस सेंट्रियोल के साथ, इस तरफ इस सेंट्रियोल के साथ, इसे स्पिंडल फाइबर कहेंगे। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और कुछ कंटिन्यूअस है माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है जो दोनों सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ रहता है, उसे ट्रैक्शन फाइबर कहते हैं। तो ये सभी क्रोमोसोम जो अलाइंड हुआ इक्वेटर पर, बाइवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम जो अलाइंड हुआ इक्वेटर पर, इसे हम लोग इस स्टेज को कहेंगे मेटाफेज 1। इसका बाद देखते हैं एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में ठीक है, दोनों तरफ ये माइग्रेट होने लगेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होगा और माइग्रेट करेगा एक दूसरे की ओर, दूसरे अपोजिट पोल पे। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, एनाफेज स्टेज में जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स था सेल के अंदर वो सभी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गया और दोनों अपोजिट पोल पर पहुंच गया। होमोलोगस क्रोमोसोम जो बाइवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम था वो दोनों सेपरेट हो गया और अपोजिट पोल पे पहुंच गया। अब देखें इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स जो है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पर दोनों इंटैक्ट है, दोनों सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, यानी बोथ क्रोमैटिड्स है, क्रोमैटिड्स जो होगा वो इंटैक्ट है। और जब ऐसा रहता तो इसे डायड कंडीशंस कहते हैं, यानी ये डायड कंडीशंस में प्रेजेंट है, ये डायड कहलाएगा। यानी ऑल द होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड एंड माइग्रेटेड टू अपोजिट पोल्स टुवर्ड्स द सेंट्रियोल, और क्रोमैटिड्स जो होगा वो दोनों अटैच्ड होगा। और इस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम जिसमें दोनों क्रोमैटिड होमोलोगस क्रोमोसोम का अपोजिट पोल पे इंटैक्ट है, अटैच्ड है सेंट्रोमियर से, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स विद द एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, उसे हम लोग कहेंगे डायड कंडीशन। तो एक डायड इधर एक डायड इधर, दो डायड हो गया, यानी इस कंडीशंस और इस कंडीशंस को हम लोग डायड कहेंगे। ये एनाफेज 1 में है। टेलोफेज 1 में देखें, टेलोफेज 1 में क्या होगा, इसके चारों ठीक प्रोफेज के अपोजिट होगा, यानी इसके चारों तरफ न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगा, सेल ऑर्गेनेज रीजनरेट होगा और एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, फिर सेल डिवाइड करेगा, यानी साइटोकाइनेसिस उसके बाद का प्रोसेस है। तो फेज में देखें न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, अभी कहा हमने कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों रीअपियर होगा, दोनों का रीअपियरेंस हुआ, यानी दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। ये टेलोफेज स्टेज में जो डायड
क्रोमोसोम के साथ ये बना। अब इसके बाद क्या होगा, इस साइटोकाइनेसिस यानी यहाँ पर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म का डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, ये टेलोफेज स्टेज में आकर के। इसके बाद जो सेल होगा वो इंटरकाइनेसिस स्टेज में जाएगा, यानी ये शॉर्ट पीरियड होता है जिसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और इंटरकाइनेसिस में यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का मतलब इंटरकाइनेसिस होगा, ये इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस में ये वेरी शॉर्ट और नो डीएनए रेप्लिकेशन, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। और यहाँ पर दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, एक सेल इधर ऐसे जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो एक एक क्रोमोसोम के साथ आ गया यहाँ पे, यानी n सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर आ गया। नाउ दिस विल कंप्लीट मियोसिस 2। ईच सेल यानी दोनों सेल मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। और मियोसिस 2 में वही सारे इवेंट्स होगा जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था। उसमें ये जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड करता है, यानी जो सिस्टर क्रोमैटिड का सेंट्रोमियर है वो डिवाइड करके नए क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेगा। यानी मियोसिस 2 इज आइडेंटिकल टू माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पर लिख दें आइडेंटिकल टू माइटोटिक डिवीजन। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस ये है कि ये जर्म सेल में होगा और गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सिग्निफिकेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।